नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी प्रधानमंत्री के भाषण का एक हिस्सा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम महिलाओं के साथ उन्हें अन्याय बर्दाश्त नहीं है और एक परिवार में एक ही तरह का कानून होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। परिवार कैसे चलेगा? तब से लगातार बहस छिड़ रही है और एक तरह का एक नारा लगाया जा रहा है कि एक देश एक कानून। आखिर ये क्यों लाया जा रहा है यूसीसी? इसका कोई इसका स्ट्रक्चर तैयार है हमारे सामने? कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम देख सकते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम तरह के ट्राइबल लोग, अलग अलग तरह के रीति रिवाजों को मानने वाले लोग एक कानून के तले किस तरह से आएंगे? या फिर इसका इस्तेमाल भी एक तरह से मैं कहूँगी मुस्लिम बैशिंग या मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने के तरीके से लिया जा रहा है 2024 के चुनाव के ठीक पहले, जबकि अब भाजपा के पास, नरेंद्र मोदी के पास ऐसे कोई मुद्दे बाकी नहीं हैं जिनकी बुनियाद पर वो अगला चुनाव लड़ सकें। किस तरीके से कानूनी पहलू यूसीसी का और साथ ही इसका सियासी पहलू, इन दोनों को हम किस तरीके से देखेंगे? बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और वकील कपिल सिब्बल साहब मौजूद हैं। सिब्बल साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि क्या आप समझते हैं कि ये वक्त आ चुका है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भाजपा का एक बड़ा आइडियोलॉजिकल विचारधारा का एक प्रोजेक्ट रहा है, उसको लागू कर दिया जाए देश में? अगर भाजपा को भी थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाए तो आपको लगता है कि ये सही वक्त है? तो पहले तो मुझे मालूम नहीं प्रधानमंत्री जी किस किस बात में यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं, किस बात पे कहते हैं कि एक ही कानून होना चाहिए। इस देश में भिन्न भिन्न धर्म हैं, उनके अलग अलग कस्टम हैं, शादी कैसे होनी चाहिए, कैसे होती है, अलग अलग बातें हैं। बाकी नॉर्थ ईस्ट में जो ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, बाकी देश में मध्य प्रदेश में लोग हैं, उनके अलग कस्टम हैं, गोवा के अलग कस्टम हैं, कश्मीर में अलग कस्टम है, केरला में अलग कस्टम है। तो किस बात पे वो चाहते हैं कि एक ही कानून होना चाहिए, ये बात उन्होंने स्पष्ट नहीं की। और क्योंकि स्पष्ट नहीं की, इस पे टिप्पणी करना भी ठीक नहीं है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि कुछ ऐसी बातें जरूर होनी चाहिए जिसमें आम सहमति हो और जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 में लिखा है कि एक प्रयास होना चाहिए, एक कोशिश होनी चाहिए कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो। लेकिन अब जब अम्बेडकर जी ने ये बात कही थी तो उस समय ये भी कहा था कि अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आप उदाहरण, उन्होंने 1937 का जो शरीयत एक्ट है उसका उदाहरण दिया था। तो कहा था जब शरीयत एक्ट लागू हुआ था तो उन्होंने उसको कंपल्सरी नहीं किया था। ये नहीं कहा था कि सभी लोगों को मानना पड़ेगा। एक वॉलंटरी, अगर आप चाहते, आप अगर लागू कर अपने ऊपर लागू करना चाहते हैं तो आप खुद कह सकते हैं लागू, हम इससे सहमत हैं। तो ऐसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड में होना चाहिए। पहले तो कोशिश होनी चाहिए कि सबकी सहमति हो, सबसे बातचीत हो, स्टेक होल्डर से बातचीत हो। उसके बाद अगर सहमति बने तो उसको वॉलंटरी करना चाहिए। मतलब कि आप उसको अपने ऊपर लागू करना चाहते हो तो करिए, नहीं लागू करना चाहिए तो आपके अलग अलग जो कस्टम्स हैं उसके आधार पर आप आगे बढ़िए। लेकिन इस समय ये जो बहस हो रही है, ये बिना बेबुनियाद बहस है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि सरकार किस किस्म का कानून लाना चाहती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक इंटरव्यू हुई थी गुलबार्कर जी के साथ, मलकानी साहब ने इंटरव्यू की थी और वो अगस्त 3, 1972 में ऑर्गेनाइजर में छपी थी। और उस इंटरव्यू में जब गुलबार्कर जी को पूछा, जो गुरु जी कहलाते हैं, उनको पूछा गया कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड में आपकी राय क्या है, तो मालूम उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप चौकन्ने रह जाओगे कि मेरी राय क्या है, मैं इसके खिलाफ। क्योंकि वो कहते हैं कि मैं नहीं समझता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि ये किस लिए लागू होना चाहिए। इस देश में यूनिफॉर्मिटी की जरूरत नहीं है, एक कानून की जरूरत नहीं है। इस देश में जरूरत है तो हार्मनी की, एक दूसरे को इकट्ठा रहने की इच्छा की, ताकि लोग एक दूसरे से भाईचारा के साथ रह सके। उसकी ज्यादा जरूरत है, ना कि एक कानून की। और साथ साथ में उन्होंने ये कहा कि ये आप हम ये सवाल इसलिए पूछा जाता है क्योंकि लोग कहते हैं कि मुसलमान लोग की 4 शादियां होती हैं और उसकी वजह से
ये कानून लागू होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इसके भी खिलाफ हूँ। उन्होंने कहा कि कोई अंतर नहीं है अपीजमेंट में और एक कानून में, कोई अंतर नहीं है। और इससे भी कहा कि मैं यूनिफॉर्मिटी के बिल्कुल खिलाफ हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि इक्वालिटी हो। तो हम भी यही कहते हैं और मैं समझता हूँ कि सारे जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, धर्म की संस्थाएं हैं, उनको भी ये बात माननी चाहिए कि इक्वालिटी के आधार पे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन बातचीत होनी चाहिए। इस समय तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, लेकिन बेबुनियाद हमें मालूम ही नहीं कि किस किस्म का यूनिफॉर्म लेवल कोड लागू करना चाहते हैं। अब देखिए, एक और उदाहरण देता हूँ। एक उदाहरण पोर्चुगल में अलग अपने गोवा में पोर्चुगीज लॉ लागू है। उसको कैसे आप एक कानून में शामिल करोगे? और हमारे जो संताल लोग हैं, जो भील लोग हैं, उनकी जो कस्टम ये है कि उनको उनके बच्चों को सक्सेशन एक्ट, उनकी जो पत्नियां हैं, जो औरतें हैं, उनको प्रॉपर्टी रखने का हक ही नहीं है। और भील के लगभग मैं समझता हूँ संताल और भील लगभग 2 मिलियन से ज्यादा है इस देश में, बोले 20 से ज्यादा लाख से ज्यादा है। उनका क्या करोगे? आदिवासियों का क्या करोगे? और अभी चर्चा में आया है कि चाहते हैं कि ट्राइबल्स के ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे कपिल सिब्बल साहब कि जिस आप एक जिक्र कर रहे हैं यूनिफॉर्मिटी का, यानी एकता और एक रूपता, यूनिटी और यूनिफॉर्मिटी को ऐसा लगता है कंफ्यूज करने की कोशिश है, लेकिन भाजपा के लिए हो सकता है ये तुरुप का पत्ता हो। अब आखिर के 9 महीने बचे हैं, अगर 2014 से अब तक पूरा एक दशक नरेंद्र मोदी का देख लिया जाए तो 2000 सिवाय उनके जो आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स हैं, उन्होंने नौकरी से लेकर तमाम तरह के महंगाई के मुद्दे और स्मार्ट सिटीज़, ये तमाम तरह के जो वादे किए थे उसमें कुछ पूरे नहीं हुए। लेकिन एक तबका ये भी कहता है उनके सपोर्टर्स का कि नरेंद्र मोदी यहाँ इकोनॉमी ठीक करने के लिए नहीं है, महंगाई बेरोजगारी के लिए नहीं है, वो यहाँ भारत को एक ख़ास तरह का देश बनाने के लिए हैं। और इसीलिए उन्होंने आर्टिकल 370 से लेकर CAA से लेकर राम मंदिर से लेकर अब वो UCC जो आखिरी उनका वादा है वो पूरा कर रहे हैं। तो इसमें क्या हर्ज है? हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि पिछले 2014 से आज तक 9 साल में इन्होंने इसके ऊपर में चर्चा क्यों नहीं करवाई? और जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे क्यों नहीं पूछा? सिविल सोसाइटी के स्टेक होल्डर्स हैं या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन या धर्म की संस्थाएं हैं, उनसे पूछना चाहिए था कि भाई हम इसको लागू करना चाहते हैं। जब वाजपेयी जी की सरकार थी 5 साल, तो वो भी सरकार चली, उन्होंने भी कोई ऐसे कदम नहीं उठाए और 9 साल बीत गए और अब 2024 में इलेक्शन आने वाला है, तो अब इनको ख्याल आया है। अब इनको मालूम है कि देखिए तो सब लव जिहाद है, हिजाब है, कब्रिस्तान और शमशान घाट है, ये सब मुद्दे तो अब कई बार इन पे चर्चा हो चुकी है और राम मंदिर अब जनवरी में बनने वाला है। तो वो समझते हैं कि भई आप 2024 में चुनाव आएगा, कोई तो नया मुद्दा उठाना चाहिए था, ताकि देश में जो वातावरण जिसके आधार पे चुनाव जीतना चाहते हैं, वही वातावरण बना रहे। लेकिन कपिल सिब्बल साहब, ये मुद्दा इतना आसान भी नहीं होने जा रहा है। आप ये देखिए, कुछ विपक्षी पार्टियां ऐसी हैं, यानी कि भाजपा के विपक्ष में जो हैं वो इसको सपोर्ट कर रही हैं, कुछ जो भाजपा के साथ सत्ता में हैं वो इसको अपोज कर रही हैं। AIIDMK ने साफ तौर पे कह दिया है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। इसके अलावा नागालैंड की पार्टी कह रही है कि ये ट्राइबल्स के खिलाफ है। उधर शिवसेना जो है वो सपोर्ट कर रही है, आम आदमी पार्टी सपोर्ट कर रही है। तो ये बहुत, मुझे लगता है, जटिल, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इशू है। अगर देश की सबसे बड़ी जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस पार्टी के हिसाब से अगर देखा जाए, एक ज़माने में आप उसका एक हिस्सा भी रहे हैं, आपको लगता है कि उनके लिए एक गले का फांस बनेगी कि वो क्या कहें, उगलें या निगलें? इसका जो राजनीतिक दृष्टिकोण है प्रधानमंत्री जी का, वो यही है कि किसी तरीके से इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जाए और जो विपक्षी दल है इस पे टिप्पणी करें, यही तो चाहते हैं। मुझे तो ये इस बात की समझ नहीं आ रही कि विपक्षी लोग, विपक्षी दल इस पे टिप्पणी कर क्यों रहे हैं, जब हमारे सामने कोई एक रूपता का कानून है ही नहीं। तो हम उसका रिएक्शन क्यों दे रहे हैं? हम क्यों कह रहे हैं कि किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मुझे तो ये नहीं मालूम। आपको मालूम है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? नहीं, बट लॉ कमीशन ने कह दिया है, आम जनता से कह दिया कि भाई अपना फीडबैक भेजिए। ये किस चीज का फीडबैक? भाई जनता को पहले समझ आना चाहिए कि कौन सा कानून, कौन सी एक रूपता आप लाना चाहते हैं, तभी आप फीडबैक देंगे ना। किस चीज पे फीडबैक दें?
मुझे कोई पूछे कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पे फीडबैक दीजिए, तो मैं क्या फीडबैक दूंगा? पहले तो मैं पूछूंगा कि आप बताइए कि किस किस्म का यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आदिवासियों को अलग कर दो, ट्राइबल्स को अलग कर दो, गोवा को अलग कर दो, केरला के कुछ लोगों को अलग कर दो, संथाल को अलग कर दो, भील को अलग कर दो, तो मैं कहूंगा कि फिर ये तो यूनिफॉर्म सिविल कोड तो नहीं रहा ना, फिर तो यूनिफॉर्म हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उसको उसको बाहर रखो, क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, जो खुद के प्रयास से जो हमने संपत्ति खरीदते हैं और जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है जो हमें मिलती है पुश्तों से चली आई है, तो उसमें अंतर है। और ये एचयूएफ कई बिजनेस भी करते हैं, एचयूएफ अपना एग्रीकल्चरल लैंड भी करते हैं, कास्ट भी करते हैं, तो उसको खत्म करना चाहते हैं। अगर उसको नहीं खत्म करना चाहते तो पहले ये तो बताएं कि किस किस्म की आप एकरूपता लाना चाहते हैं। जब लाएंगे तभी रिएक्ट करेंगे ना, तो मुझे तो समझ नहीं आया कि लॉ कमीशन पूछ क्यों रहा है। एक लम्हे के लिए आप रुकिए, मैं ये चाहती हूँ कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, एचयूएफ का जो आप बार जिक्र कर रहे हैं, मैं आपसे समझना चाहती हूँ एक कानून के जानकार के तौर पर भी कि मान लेते हैं अगर एचयूएफ जिसको कि पर्सनल लॉस के दायरे में एक तरह से एग्जेम्प्टेड रखा गया है, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है अगर इसको डाइल्यूट कर दिया जाए? जो यहाँ दर्शक हमारे देख रहे हैं वो समझें तो कम से कम। मैं क्यों बताऊँ कितना नुकसान हो सकता है, जब सब्जेक्ट मैटर टेबल पे भी नहीं है, तो मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में। उनको तो पहले हिंदू समाज से चर्चा करनी चाहिए कि आप एचयूएफ को क्या हम एचयूएफ को डाइल्यूट करें कि नहीं। पहले तो चर्चा हो ना इस बात पे। ये जो आप मुझे कह रहे हैं, ये तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये तो लॉ कमीशन ने नहीं कहा। लॉ कमीशन ने ट्राइबल्स की बात नहीं की, लॉ कमीशन ने संथाल्स की बात नहीं की, भील्स की बात नहीं की, गोवा के लोगों की बात नहीं की। अभी तो इवन लॉ कमीशन ने नहीं कहा कि किस किस्म की एकरूपता लाना चाहते हैं। जब जब जो चर्चा में होना चाहिए वो सब्जेक्ट मैटर है ही नहीं, तो किस चीज की चर्चा कर रहे हैं लोग? और अब तक फायदा क्या मिलता रहा है? अब तक क्या फायदा मिलता रहा है जो अनडिवाइडेड फैमिली है उसको? ये फायदा एक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम बना हुआ है, तो उसमें कोई बुरी अच्छी बात नहीं है। तो हिंदुओं का एक कई हजारों वर्षों से चला आ रहा है, तो मैं तो समझता हूँ कि इसको बाहर रखना चाहिए, इसको क्या बुरी बात है। लेकिन जो बाकी संस्थाएं हैं, जो बाकी धर्म हैं, जो बाकी कम्युनिटीज हैं, उनके भी जो भिन्न भिन्न अलग तरीके के कस्टम्स हैं, उनको भी बाहर रखना चाहिए। जहां आप समझती हो कि जैसे महिलाओं की के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन भी कहती है कि आप एक अलग कानून ला सकते हो महिलाओं के लिए। तो अगर महिलाओं को आप उनके लिए सशक्तिकरण का कोई कानून लाना चाहते हो, तो उसकी हमें सपोर्ट करनी चाहिए। जहां तक इक्वालिटी का सवाल है, मतलब कि देखिए ऐसा है, इस देश में आप यूनिफॉर्मिटी की बात करते हो, लेकिन अगर आर्थिक स्तर पे देखा जाए तो कोई है यूनिफॉर्मिटी? मतलब कि 10 लोग इस देश में हैं जो संपत्ति संभाले हुए हैं देश की। गरीब का गरीब होता जा रहा है। कौन सी यूनिफॉर्मिटी है? हाँ, जो 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 भाजपा का सदस्य है वो कुछ भी बोल सकता है, जो विपक्ष के सदस्य हैं वो कुछ बोल ही नहीं सकते। कौन सी यूनिफॉर्मिटी है इस देश में? ना आर्थिक यूनिफॉर्मिटी है, ना सामाजिक यूनिफॉर्मिटी है, ना राजनीतिक यूनिफॉर्मिटी है। और अगर वहां यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो यहाँ कौन सी यूनिफॉर्मिटी अपनाना चाहते हैं? केवल इसीलिए 2024 का इलेक्शन आने वाला है और कुछ नहीं। लेकिन आपको लगता है कि इस मुद्दे को एक तरह के ध्रुवीकरण के मुद्दे के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा कि चलिए किसी बहाने से हम जो ट्राइबल्स हैं उनको इससे बाहर रखते हैं, फिर नॉर्थ ईस्ट को इससे बाहर रख दें? हो सकता है कोई ऐसा तरीका भी निकल आए कि जो एचयूएफ है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसको भी एग्जाम कर दिया जाए और एक तरीके से एक ही समुदाय को निशाना बनाया जाए। आपको नहीं लगता इसके लिए एक बेहतरीन तरीका, एक तरह का ब्रह्मास्त्र लेकर आई है भाजपा? ये तो आप अस्यूम कर रहे हो कि क्या करने जा रहे हैं, इस पर मैं क्यों चर्चा करूं? मुझे नहीं मालूम क्या करना चाहते हैं। और अगर ऐसा सबको बाहर रखेंगे तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड थोड़ा ना रहेगा, ये यूनिकॉर्न सिविल कोड हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड रहेगा, यूनिफॉर्म की जगह यूनिकॉर्न हो जाएगा।
तो अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी ये कह दिया है कि अब वो उसका विरोध करने जा रहे हैं। आम नागरिकों से कह रहे हैं, वो आम मुसलमानों से, कि आप लॉ कमीशन जिसने फीडबैक मांगा है उस लॉ कमीशन को ये लिखें कि वो विरोध कर रहे हैं। आधिकारिक रूप से ये कह रहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि जो गर्माहट है राजनीतिक, वो इस पर सिर्फ बढ़ने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कपिल सिब्बल साहब हमसे बातचीत करने के लिए।